सो एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, इनके क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करने हैं, समझना है, और हमें ये भी समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आंसर देते हुए कौन सी चीजों का ध्यान हमने रखना चाहिए। जो जो बता रहा हूँ नोट करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पे you will find over here कुछ आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं जो आपको हर क्लास में यानी हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे। जब मैं हर क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपके स्कूल के, कॉलेज के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। एक क्वेश्चन की हम बात कर चुके थे, वो कौन सा क्वेश्चन था? सर्जिंग क्राउड वाला। ये वाली हमने बात कर ली थी कल शायद से। टाउन हॉल किस प्रकार से रिमार्केबल प्लेस में है, ये बात कर ली थी। दूसरा वाला हमने देख लिया था, एस्ट्रोलॉजर वाला। ओके, ये देख लिया था कि नहीं देख लिया था? इसके कुछ के क्वेश्चन के आंसर हमने एक्सप्लेनेशन के वक्त ही समझे थे कि टाउन हॉल रिमार्केबल प्लेस क्यों है, वो हमने समझ लिया था क्यों है। सर्जिंग क्राउड था, अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस थे, लोग आते थे, और साथ में वहाँ म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं थी, वो भी उसको एक्सेप्शनल बनाता था। ऐसी कुछ उसमें आंसर्स थे। फिर एस्ट्रोलॉजर अपना माउथ क्यों ओपन नहीं करता था टिल ही हैड स्पोकन फॉर लास्ट 10 मिनट्स? रीजंस क्या है? ही इज गुड एट रीडिंग पीपल। ये हमने बात कर ली थी कि नहीं कर ली थी कल? हाँ ना, कुछ बताओ बच्चों। हाँ सर, हो गया था। ये हो Yes, गया sir. था, है ना? मैंने आपको ये भी समझाया था, ये A3 में पूछा जाने जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं अपने मन से थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में कहाँ पे अपना मन से लिखना, कहाँ नहीं लिखना, ये आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आप वो समझ सकते हो तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और बिना मेहनत के मिलेंगे, ठीक है। जैसे A2 का ये क्वेश्चन देख लीजिए, द टैक्टिक्स यूज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर। कौन सी टैक्टिक्स यूज करता था एस्ट्रोलॉजर? एक एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन ट्रबल्स। तो ये A2 का क्वेश्चन है, टैक्टिक्स। दूसरी क्या थी? एक टेक्निक थी कि वो 10 मिनट तक मुंह खोलता था, क्या बोलता था क्या कुछ, जब तक सामने वाला कुछ ना बोले? No, sir. नहीं सर। नंबर 2 टेक्टिक थी। No, उसके sir. बाद हाँ, तो एक एनालिसिस करता था, दूसरा वो ही नेवर यूज्ड टू ओपन हिज माउथ। उसके बाद ही यूज्ड टू स्टडी पीपल फर्स्ट एंड देन गिव आंसर्स। और थर्ड थी ही तो ऑलवेज। सर ये तो जो आपने अभी तीसरा वाला टैक्टिक बताया हो, हेलो बोलो। सर, जो आपने तीसरा वाला बताया वो तो एनालाइज ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, तो उसमें ही आ जाएगा ना? हाँ, पर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, तो आपको हाँ वो तो लैंग्वेज का मतलब यूज। वो एक ही टैक्टिक को दूसरे लैंग्वेज यूज करके लिखेंगे, गलत नहीं ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, जब ये क्वेश्चन पेपर बनता है इसके साथ इसकी आंसर शीट बनती है। वो आंसर शीट में ये लिखा रहता है कि ये 3-4 प्रकार के ये आंसर उसमें रहेंगे तो आपको मार्क्स देने हैं। गॉट माय आंसर? आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो आप मेरे एक्सपीरियंस पे आप रिलाय करके कर सकते हो। जो आपको आंसर बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो ओके सर। एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन ट्रबल एक चीज हो गई। दूसरा हमारी बात थी कि दूसरी टेक्निक थी नेवर यूज्ड टू ओपन हिज माउथ। थर्ड थी, देखिए अब आपका ये क्वेश्चन भी जो था एनालिसिस करता था ह्यूमन ट्रबल के, बट वो एनालिसिस का यूज करता था, वो थर्ड पॉइंट हो जाएगा।
तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, लॉजिकल आप कह रहे हो ठीक है, बट अगर हम आंसर के वे में देखते हैं तो आंसर के वे में आपको ये समझना पड़ेगा, एनालिसिस इज वन थिंग एंड यूजिंग इट इज अनदर. What he used to do, he used to use the troubles to satisfy their psychological needs. वही तो यूज कर रहा है ना वो, तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा. और he was always rely on the guesswork, guesswork पे रिलाई करता था, स्टडी करता था of human nature and practice, reading people, and he used to give answer according to his guesswork what people want to hear. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एनालिसिस से? दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि नेवर ओपन माउथ. तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि ही वाज मास्टर इन एनालाइजिंग व्हाट पीपल वांट टू हियर. एंड थर्ड फोर्थ टेक्निक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हिज गेस वर्क ही यूज्ड टू गिव आंसर. क्लियर हो गया? हाँ या ना? सर वो थर्ड वाला बताइए, ही वाज मास्टर्ड. He had mastered his guesswork in what people want to hear. लोग क्या सुनना चाहते हैं? એટલે एनालिसिस तो सब करते हैं, उसका यूज तो करेगा कि नहीं करेगा? तो टैक्टिक में यूज तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ सर. हाँ. ओम प्रकाश यादव. सर 4 पॉइंट क्या बोला था आपने? रिलाई ऑन गेस वर्क. रिलाई ऑन, देखो पहला पॉइंट है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल. सेकंड पॉइंट उसमें आता है, कौन सा बताया था मैंने? द अनदर पॉइंट इज he used to he never used to Read people. open his mouth till he gather enough information about people. Third point आता है, on the basis of information he used to guess what people want to hear. और fourth, according to people's need he used to frame his answer. मिल गए answers? Yes or no? यस. Good. यस सर. Good. An astrologer's appearance helped to create an impression on clients. Complete the following. The turban on his head एक था, दूसरा क्या impression था बताओ? सर उनके जो माथा था फोरहेड में, वो तिलक था कुछ. तिलक? सिर्फ तिलक था क्या? पेंटेड फोरहेड. मतलब पेंटेड फोरहेड. तो देखिए अब ये गुड बच्चों, अब मेरी बात अच्छी से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन में आपको कॉपी पेस्टिंग करनी है. टर्बान ऑन हिज हेड, थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर चलता है. Sacred ash. डिस्क्राइब कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजर को. नहीं, हाँ, बट इसमें सुन लो मेरी बात, पहले अच्छी से समझो. व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दोगे तो? कई बच्चों को क्या रहता है, अभी आप लोगों ने अभी तो बुक खरीदी होंगी, इंग्लिश की बुक अभी खरीदी होगी ना. तो आप अगर बहुत ज्यादा एक्साइट हो के सही लैंग्वेज को आप बुक का इसमें अगर नहीं लिखोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सामने वाला आपको मार्क्स नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? आप बोलोगे सर हमने तो सही लिखा है, हम कहाँ गलत लिख रहे हैं, हम अच्छा लिख रहे हैं. कई बार सीबीएसई से जो स्टेट आते हैं उनको ये तकलीफ जाती है बहुत ज्यादा. तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो मेजरली आपके आंसर्स उनकी पास जो शीट है उससे मैच करेंगे. और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल, जैसे लकीर के फकीर हम कहते हैं वैसे होते हैं. उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट उनकी स्टाइल ऑफ इवेल्युएशन आपको समझा रहा हूँ. गेट माय पॉइंट? स्टाइल ऑफ इवेल्युएशन इस प्रकार से होती है कि भाई जो है उससे थोड़ा आगे पीछे होगा तो लिख दो, अदरवाइज मार्क्स कम दे दो. तो आपको यहाँ पे बहुत आगे पीछे नहीं होना है, आपको ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जो बहुत ज्यादा किताब से अलग हो. तो द टर्बन ऑन हिज हेड, उसके बाद क्या होगा? फोरहेड, उसमें आप पेंटेड फोरहेड. हाँ, पर उसके साथ साथ एक वर्ड भी यहाँ पे यूज हुआ था, डार्क विस्कर्स. Resplendent. यस, रेस्प्लेंडेंट. तो आप ये बोलेंगे द फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेड हिज फोरहेड. With sacred ash and vermilion. बिल्कुल सही. ऐसा कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, और कॉपी पेस्टिंग A1 A2 में चलता है. लिख के रखो, A3 में पूरा कॉपी पेस्टिंग नहीं, 50% कॉपी पेस्टिंग चलता है. समझ गई मेरी बात? हाँ या ना? But with common Yes, sense. sir. But with common sense.
टोटल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कहीं कहीं जगह जहाँ पे आपको सही उसको क्वेश्चन के हिसाब से देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये चीज हो गई, फिर आपने आग की बात कर दी, ग्लिम की थी, ओके। उसके बाद रिस्क की बात कर दी, पेंटेड फोरहेड यहाँ पे हो गया, वो तो अब रिपीट नहीं करना पॉइंट को। और डार्क Viscous. विस्कस विच स्ट्रीम डाउन हिज चेक, तो विच ये नहीं लिखना पड़ेगा, द डार्क विस्कस वेयर स्ट्रीम डाउन हिज चेक्स, या वे स्ट्रीमिंग डाउन हिज चेक्स। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा हूं, he want a saffron color turban around the head, तो यहाँ पे saffron color वगैरह हटा दिया, सीधा he wear turban on his head, सिंपल भाषा में किया। इसलिए यहाँ पे भी आप बाकी की भाषाओं को सिंपल कर सकते हो, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मिल गए आपको आंसर्स इसके? हाँ Yes, सर। sir. जहाँ टाइम सर ज्यादा जा जैसे रहा कि है, इसने यहाँ पे टर्बन, हेलो बोलो बोलो बोलो। सर जैसे इसने यहाँ पर टर्बन का मतलब जो सैफरॉन कलर था हटा वो दिया। बताया नहीं यहाँ पर टर्बन का, तो वैसे ही हम फोरहेड का भी बताएंगे नहीं तो चलेगा ना? नहीं, सेक्रेड ऐश और वर्मिलियन। उसमें वो महत्व है ना, यहाँ टर्बन का महत्व है, वहां पे ऐश और वर्बिलियन का महत्व है। सिर्फ पेंटेड बोल दोगे तो किससे पेंटेड है वो बताना चाहिए। तो हर जगह शॉर्टकट हमें नहीं मारने हैं, ओके। और ठीक है आपको क्योंकि आपको पैसेज मिलता है इसलिए आप आंसर लिख सकते हैं उसमें से देख के, तो सर। प्रॉब्लम नहीं है ना, सर याद मतलब रखना होता था ना। हर पैसेज मतलब हर क्वेश्चन के साथ साथ पैसेज भी मिलता है क्या इसमें? हाँ हाँ हाँ, ओके। अभी आपको दिखाऊंगा ना मैं, पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यार बेटर रहेगा, आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको मुझे बेटर सर आप एक क्वेश्चन पेपर दिखा देना। नहीं, क्वेश्चन पेपर की मैं आपको पूरा का पूरा ही दिखाता हूँ। ऐसा क्यों दिखाया, मैं आपको ज्यादा अच्छा दिखाता हूँ ना। Why should I go for question paper? I will give you better understanding of it. ठीक है, अभी देखिए तो आपको फिर अच्छी समझेगा। आपका पेपर एग्जैक्टली इस तरीके से आएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे दिखा रहा हूँ आपको मैं, एक्सट्रैक्ट वन दिखा आपको, एक्सट्रैक्ट वन। हाँ सर। बस इसमें ग्लोसरी करके कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है, जिसमें मैंने सब शब्द जो है और जो काम के है वो दिया है। ये कितने वर्ड्स का होना चाहिए, तो 250 270 वर्ड्स का होता है जनरली, ओके। डिपेंड्स ऑन द पैराग्राफ, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 250-300 शब्द पकड़ के चलो। हम थोड़े कभी कभी ज्यादा भी ले लेते हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन आता है कि वो ग्राउंडनट वेंडर जो है वो किस प्रकार से अपना ग्राउंडनट को बेचता था, वहां तक मैंने इसको लिया है। फिर मेरा पहला क्वेश्चन कैसे आता है, ये मैंने बनाए हुए क्वेश्चन से, दिख रहे हैं ना, ये वहां के नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कैसे, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड, आगे क्या किया, ये कॉपी पेस्टिंग वाला आंसर है। तो आपको जाके ये देखना पड़ेगा, he opened at midday, he opened and bag and spread his professional equipment which consists of these blah 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 blah, यहां तक आ जाएगा आपका आंसर। अब जो बहुत आलसी बच्चा है, जो जिसने कोई क्लास नहीं किया, जिसको पता नहीं, वो यहां तक ही लिख देगा, और उसको 2 की जगह कितने मार्क मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमने बहुत स्टडी किया है तब जाके बना रहे हैं। सर और एक एक्सट्रैक्ट कितने मार्क्स का रहता है यहाँ पे? एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका 12 मार्क्स, 12 प्लस उसका बी पार्ट 3 मार्क का रहता है, तो 15 मार्क्स का हो जाता है। 6 क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे पूरे 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, गॉट इट? हाँ सर। और उसके बाद बी पार्ट आता है जो कुछ और रहता है। तो मैंने पूरे एक्सट्रैक्ट को इस तरीके से कुछ पहले 4-5 इसके जो है ऐसे किए हैं, कन्वर्ट किया है, चेंज किया है, सो दैट बच्चों को सही प्रकार से समझ में आए। और इसमें कोई भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बने।
अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ही sat under the broad of the spreading tamarind tree which, अब which क्या है, देखो यहाँ पे आता है, बताओ। Which flanked a path running through the town hall park? वेरी गुड, है ना। सो विच फ्लैंक्ड की तरफ से? सर ऊपर, ऊपर है, सर फर्स्ट उधर पैराग्राफ ही में है, नहीं है? उधर ही, ये रहा कहाँ, वहीं पे है, हाँ। ये रहा हाँ यहाँ पर है। टाउन हॉल पार्क। तो फुल स्टॉप तक आपने इसका आंसर देना चाहिए। अब A2 का क्वेश्चन कौन सा है, इन्फरेंस या इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होती है। पावर ऑफ हिज आईज वाज कंसिडरेबली इनहांस, क्यों इनहांस थी, क्योंकि वो कहाँ पे प्लेस था उसके ऊपर है। फिर ये आपके बुक का है, एन एस्ट्रोलॉजर अपीयरेंस हेल्प टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन हिज क्लाइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या क्या इंप्रेशन क्रिएट करते थे, टर्बन ऑन हिज हेड और बाकी की सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई। सर वही सेम क्वेश्चन ना? हाँ सेम क्वेश्चन, देखो forehead resplendent with the secretation vermilion, okay, painted forehead ने इसको रिपीट किया है, eyes sparkle with abnormal gleam, ओके यहाँ पे व्रिस्क वाला आना चाहिए, वो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी जो व्रिस्क थी वो था, क्योंकि ये ए और बी और सी सेम पॉइंट हो गए, सेम पॉइंट नहीं चाहिए। फिर A3 का क्वेश्चन देखिए आप, pick two instances from the passage showing town hall was remarkable placed in many ways for an astrologer to build his business। इसमें मैंने पहला हिंट दिया है, आगे का आपको भरना है। तो ये आपका वही आ गया, कौन सा क्वेश्चन, जो बुक में का क्वेश्चन है। अब इसको पूछने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, कोई इसको डायग्राम में पूछ लेगा, कोई टेबल में, कोई पॉइंट में, कोई कैसा कोई कैसा। आंसर बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, नहीं। आंसर नहीं बदलेगा। आंसर नहीं बदलेगा, पूछने का तरीका बदल लेंगे। तो दो इंस्टेंस बोले हैं, एक दिया है, दूसरा कि वेराइटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वे प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग दिस वे, ये मैंने अपने वर्ड में लिखा है। थोड़ा सर सा इसमें क्या मतलब हर आंसर में एक एग्जांपल देते ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है, बहुत तरीके हैं एक्टिविटी बेस्ड में। बेसिकली देयर आर मेनी वेज यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपको जो टेस्ट किया जा रहा है ना, ये क्यों हुआ, थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ तो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। बच्चे क्या करते थे, जैसे अब आपके भी क्लास के कई बच्चे होंगे ना, ये कई होशियार लोग आपको क्या बोल रहे होंगे, अरे क्या पढ़ने की जरूरत है यार, अनसीन पैसेज की तरह आएगा, हम आंसर दे देंगे। मन में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना क्या है, राइटिंग स्किल पढ़ लो। कोई और होशियार है, इतने साल से मोमेंटम में मुझे बोलते थे सर सिर्फ ग्रामर पढ़ना है आपके पास, बाकी तो हम कर लेंगे। अरे बाकी कैसे करोगे, और ये हो गया था कि कई बच्चे लाइटली लेते थे, इसलिए इंग्लिश का रिजल्ट नीचे चला गया। तो फिर ये पैटर्न में इस चीज को थोड़ा चेक किया गया है कि बच्चों ने मेहनत लेनी ही चाहिए, बच्चों ने मेहनत लेनी चाहिए। अरे एटलीस्ट तुमने पढ़ना तो चाहिए ना, तुमको समझ में तो आना चाहिए ना, वरना काय का इंग्लिश। तो ये जो चीज होती है ना, इसमें वो A1 और A2 इसलिए देते हैं इजी, ताकि जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा है वो आंसर दे सके। जो स्कोरिंग वाला है उसको A3, जो मिडल वाला बच्चा है 60 to 75 मार्क्स वाला, वो A3 तक ढंग का दे सके, उसको चेक करते हैं। और पर्सनल रिस्पॉन्स, ये पूरे मार्क्स जो बच्चे अच्छे हैं, जिसको 80 अबव जाना है, वो पर्सनल रिस्पॉन्स देखा जाता है उसका। तो A3 A4 ये थोड़े डिफिकल्ट में आते हैं, ऐसा एक एक कदम उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। बात समझ में आया क्या, क्या बढ़ती है, डिफिकल्टी लेवल। और ये डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ती है ताकि स्कोरिंग वाले को फिर, अब जिसने पढ़ाई नहीं वो इसकी कुछ भी बकवास लिख देता है इसके बारे में, कोई इसका रिलेशन ही नहीं होता टेक्स्ट के साथ। A4 के बारे में पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो कई बच्चों को ये बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब आपने कुछ भी लिखा तो चलता है, ये सबसे बड़ी गलती है। कुछ भी नहीं, रिलेटेड अगर आप अपने व्यू अलग अलग भी दे रहे हो तो चलता है, कुछ भी क्या नहीं होता मतलब, ठीक है। सर A4 वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? सब 2-2 मार्क के बेटा,
ऑल 2 मार्क्स, A1 तो A2 A3, कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अगर हमें लिखना होगा तो A4 के लिए? 3 to 4 लाइन्स। ओके सर। ये लाइंस में होता है, पॉइंट्स में नहीं होता। ये टिपिकल आंसर होता है। A1 A2 A3 ये एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। A4 आपका खुद की कंस्ट्रक्शन देखने के लिए होता है कि बच्चा खुद का कंस्ट्रक्शन कितना सही प्रकार से कर रहा है, उसके आइडियाज कितने अच्छे हैं, उतने उसने कितना ग्रास्प किया फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये आपको बेसिकली पर्सनल रिस्पॉन्स का उद्देश्य ये है। A3 का उद्देश्य क्या है कि आप हिडन मैसेज समझ सकते हो क्या, आपको आगे और दिखेगा तो समझेगा। A4 का मतलब क्या है कि क्या आप समझ सकते हो सामने सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और क्या अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आया आपको? अरे हाँ या यस ना? सर। हाँ सर। A5 ट्रांसफॉर्मेशन है और A6 वोकैबुलरी। ऐसा ये आपका पैटर्न बनता है। गॉट सर इट? मतलब A5 और A6 ग्रामर ही रहता है ना हर हमेशा एक्सट्रैक्ट में? हमेशा A5 ग्रामर, A6 वोकैबुलरी। ये परफेक्ट पैटर्न बता रहा हूं आपको, ये परफेक्ट है। A1 और सर कॉम्प्लेक्स कितने फैक्टर। हाँ, एक्सट्रैक्ट आता है, क्या? कितने एक्सट्रैक्ट आते हैं और ऑप्शंस कितने रहते हैं? एक एक्सट्रैक्ट आता है, एक सीन एक अनसीन। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं होता, देयर इज नो ऑप्शन, जो आ गया वो आ गया। तो आपको सर मेरा वैसा कहना नहीं था, मतलब ऑल टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे? अरे बच्चे, वही तो आपको मैंने उस दिन दिखाया था ना, पेपर पैटर्न दिखाया था कि नहीं दिखाया था? सर शायद आपने दिखाया होगा लेकिन मैं नहीं होगा। सर वो हाँ। आईसीएसई वाला है ना, तो आईसीएसई का पेपर पैटर्न अलग था हम लोगों का। ग्रामर और इंग्लिश टू मतलब दोनों अलग था, लिटरेचर और सर दोनों ग्रामर। अलग, नॉवेल और ग्रामर अलग था सर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हम है। लोगों को लिटरेचर में मालूम है 8 मुझे। एक्सट्रैक्ट रहते थे और 5 सॉल्व करने पड़ते थे, इसलिए बेटा उसको कंफ्यूजन हो। मैं अच्छे से जानता हूँ, और आप लोगों को तकलीफ ये भी रहती है कि आपको एक्सट्रैक्ट, अब सीबीएसई वाले को तो एक्सट्रैक्ट भी नहीं देते। हाँ सर सही बोले। हम्म, सर हमें तो नॉवेल का कोई भी एक सीन में से 2-3 लाइन चिपका देते थे, और उसके पहले की लाइन बताओ कौन पढ़ा और उसके बाद की लाइन किसने लिखा, वो सब बता देते। हम्म। ये देखो पेपर पैटर्न दिख गया, पेपर पैटर्न दिखा? 80 मार्क्स का दिख गया। हाँ सर। 16 हाँ मार्क्स सर। का पहला क्वेश्चन है। 12 मार्क्स दिखे, ग्लोबल कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी, और फिर ग्रामर बी पार्ट में सेम एज इट इज आएगा। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दोगे सर आप? ग्रुप में सेंड करना ना। ये शांति वाला रखो, पीडीएफ। शांति रखो, शांति रखो। पहले पता तो चले हाँ हमारे सर नाव में लोग कितने सवार है। हाँ, हमारे नाव में लोग कितने सवार है ये तो पता चल जाए। सर पार्टिसिपेंट्स में देख लो, पता चल जाएगा। अब कोई नहीं, ये सब आते हैं, जिस दिन वो बाद में फिर पता चलेगा वो आते नहीं आते वो बाद में होता है। हर साल का एक्सपीरियंस है हमारा। अभी तो सभी है बेटा, 56 57 है, होने दो उसको पूरा। एक बार एक फाइनल होने दो, हमारी नाव में कितने लोग सवार है, अपना अलग ग्रुप बनने दो फिर, ठीक है? फिर आपके और सर इनके पता इंग्लिश के लगेगा। बुक में भी नॉवेल है ना पीछे साइड, मतलब जो आखिरी के है? हाँ, नॉवेल के पार्ट है, पोर्शन है, सिनॉप्सिस जैसे है, और कुछ पोर्शन है। ओह, वो पूरे नॉवेल नहीं होते जैसे सीबीएसई आईसीएसई में होते ना, उतना नहीं होता, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो ये एज इट इज है। यहाँ पे अच्छी से देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट, सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 1। कितना हो गया? 250 से 300 शब्द। ये अनसीन एक्सट्रैक्ट है, ये भी उतना ही। इसके क्वेश्चन भी वैसे होते हैं, बट यहाँ पे एक समरी राइटिंग हो जाता है। फिर राइटिंग स्किल, फिर पोएट्री। पोएट्री भी आपका 14 मार्क्स का है, 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स, 4 मार्क का एप्रिसिएशन, फिर राइटिंग, फिर ये ड्रामा, सर ये ड्रामा की जगह एप्रिसिएशन में नॉवेल होता रहेगा। क्या है? सब बताऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा ना। अभी पोयम आज मेरा था कि पोयम भी सिखाऊं, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स में ही ज्यादा समझ आ रहा है, इसलिए मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं। तो
एप्रिसिएशन क्या होता है वो सब बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू। अब आगे बढ़े क्या हम? अरे बढ़े क्या? हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया ना। बढ़ते हैं। तो वो नोट्स तो अलग है, ये आपके जो बुक के पीछे ये क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन A1 का पार्ट बनता है, वो कौन सा होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। चार में से कौन सा सही है? Astrologer says that if Nayak does not leave his village again, he would. क्या होगा? Face danger. Face danger. डेंजर। Yes. Okay. Face danger. Good. According to the narrator, the astrologer's success in the profession is primarily due to His understanding of people. his understanding of people. Understanding of people. The story suggests that the astrologer's comments and observation please people by Flattening them or supporting their own views. yes, flattering them or supporting their own views. उन्हीं की तारीफ करना, उन्हीं की views को support करना. Guru Nayak consults the astrologer because he wants to Get the answer to a specific question. get the answer to a specific question. Guru Nayak is looking for the man who tried to kill him. To क्यों? take revenge. To take revenge. The astrologer's remark makes Guru Nanak feel all of the following except. Suspicious. तो क्या रिलीव फील किया क्या उसने? बड़ा अच्छा लगा क्या उसको? सर डिसअपॉइंटेड फील किया ना, उसने क्योंकि उसका किलर मिला नहीं था। भैया एक्सेप्ट सब कुछ फील किया, पर क्या फील नहीं किया? बच्चे ऐसे ही मार्क्स गवाते हैं। मैं आपको बताऊं 10 से 15 मार्क्स ओनली बिकॉज Impressed. no, he was impressed also, he was suspicious also, he was disappointed also, he was Relieved. not relieved, he was not relieved. उसके ऊपर बोझ थोड़ी था, एस्ट्रोलॉजर was relieved. ये टिपिकल क्वेश्चन इन्फेरेंस के पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी पॉइंट को इन्फेरेंस में यूज किया जा सकता है. गॉट इट? Yes, sir. समझ में आया? यस सर। हाँ. हाँ सर। तो एस्ट्रोलॉजर का रिमार्क. अब ये देखिए, यहाँ पे बच्चे हो जाते कंफ्यूज्ड. मेरी बात अच्छी से सुनिए. कई बच्चों को क्या होता है, ये समझ में नहीं आता कई बच्चों को कि 3 में से एक गलत आंसर होगा, 3 सही होंगे. वो फौरन जंप करते हैं, जो उनको सबसे रेलेवेंट लगता है दे देते आंसर. मैक्सिमम आपके मार्क्स इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके आंसर्स गलत है, इसलिए क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर दी आंसर देने के लिए पढ़ाना. चलो. रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्ट दैट Was aware of his past. Unaware. yes, was unaware of his past. उसको कुछ भी नहीं मालूम था उसके पास्ट के बारे में. Good. Read the following sentences and find out true and false. Correct the false one. अब ये बड़ा important होता है. The astrologer gave a correct prediction to the client about the past, that he was stabbed, thrown into the well, and left for the death. True or false? ट्रू। True. When the astrologer came to know that the man who killed is alive, he failed. He was relieved of his guilt. True or false? फॉल्स। He was relieved of क्योंकि his वो तो मर गया था। एस्ट्रोलॉजर को पता था वो मर गया था। नहीं, तो when he came to know that the man who he killed is alive, वो जिंदा है पता चला, तो उसको relieved लगा अपने गिल्ट से. He was not Guilty feel नहीं हो रहा था. अब उसका गिल्ट चला गया. आखिरी में वो बोलता है, सबूत कहाँ मिलेगा हमें? ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना. Today I know a great load is gone from me today. तो ये उसका आंसर है. सेम एज इट इज नहीं वर्ड्स होते, वर्ड्स अलग होते हैं. अगला क्वेश्चन. द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट. अब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रू है पक्का? सर ट्रू। कैसे? सर Sir, true रहेगा.
सर उसको उसके क्लाइंट के बारे में पता मतलब उसके पास्ट के बारे में पता चलेगा तो उसको प्रिडिक्शन दे पाएगा ना। सवाल क्या है? अच्छे से पढ़ो और पहले आप पढ़ो अच्छी से पढ़ो। सर फर्स्ट हाफ ट्रू है, सेकंड हाफ फॉल्स है। गुड। कौन बोला? Sir, false. कौन बोला ये पहले बताओ। फर्स्ट हाफ ट्रू है, सेकंड हाफ संकेत। फॉल्स है। हाँ संकेत उपकर। हाँ, ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है कि बच्चे, उनको मालूम है बच्चे किसे पढ़ते नहीं, तो एक हाफ सही बताते दूसरे को। एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। अरे वो तो ट्राई किया ना उसने बैक आउट होने के लिए, सो ये फॉल्स है। उसको सुधारना पड़ेगा ना, उसको सही तो करना पड़ेगा ना। सर बोलो। नेवर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। सोचो। Sir, bargain. हम्म Astrologers talk about bargain with client and then talked about the client past. ऐसा सर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो उसका जो टैक्टिक्स थी, जो 10 मिनट चुपचाप रहता था इतना क्लाइंट दिमाग के नहीं लगा, सामने। इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इतना आईसीएससी सीबीएसई वालों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है ट्रू और फॉल्स केस में। तो आपको तो इतना ही दिमाग लगाना है, आपको इसका एविडेंस निकालना पड़ेगा। आपको वहां जाना पड़ेगा, एविडेंस नहीं निकालना पड़ेगा, आपको जाके ढूंढना पड़ेगा करेक्ट क्या है, और आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, कल आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ। हाँ सर। The astrologer Yes, rescued sir. himself from Guru Nanak's revenge. True or false? ट्रू। True. True. The moral of the True. story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistake. क्या है moral? True. 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 हाँ, True. ये moral of the story ये है कि moral is that we should never believe in superstition. ये भी एक moral है। तो moral basically क्या है? हमने superstition पे believe नहीं करना। moral of the story ये नहीं है। is we should be responsible about what we have done and should not run from the mistake। ये समझाने के लिए आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाई गई है, ये उसका पार्ट जरूर है, ये लर्निंग है, पर बेसिक मॉरल सुपरस्टिशन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये होता है। गॉट इट? हाँ सर। अब चलो मैं आपको इसका भी एक आंसर बता देता हूँ। द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट पास्ट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्यों है? अब He never back out of the deal. नो, तो वो बैकआउट कर रहा था, बट बार्गेन के बाद उसने बात करना शुरू किया। हाँ, तो आपने जब बोला था कि पहला सही और दूसरा गलत है, बल्कि पहला गलत है और दूसरा सही है, कि he stuck the bargain and talked about the client's past. Try to back out of the deal and talked about नहीं होता है। तो वो ये जो इसका talked about है ना, उसने stuck the deal and talked about, ये क्या है? ये पैटर्न किस प्रकार का है मैं आपको समझाता हूँ। 1 ही मिनट बचा है, तो हम लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वी लॉग आउट एंड लॉग इन, सो दैट हमारे पास 15 मिनट और मिल जाएंगे। ओके एवरीबॉडी, Okay, sir. लॉग आउट एंड लॉग इन।